प्रभु जी, आप ही घोषणा कर दें जो अक्षय पात्र है इनकी तरफ से 16,000 बच्चों को इनकी तरफ से निःशुल्क और बच्चों को अल्पाहार दिया जाएगा रेगुलर। जैसे अक्षय पात्र योजना हम सब जानते हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो पीएम पोषण योजना है, उस भारत सरकार और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में 3 लाख बच्चों को प्रतिदिन इसमें लाभान्वित कर रही है। उसी के साथ साथ अभी अक्षय पात्र के मन में एक ऐसा ही विचार आया कि जो हम बच्चों को सुबह अल्पाहार ब्रेकफास्ट में कुछ ना क्यों किया जाए, तो उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी बहुत पहले से भी हम लोग की चर्चा हो रही थी। तो आज के इस दिन हम लोग उसको उद्घाटन के तौर पे बोल सकते हैं कि आज हम लोग इसका मतलब एक पर्सनली सबको अनाउंसमेंट हो रहा है। इसकी क्रियान्वयन योजना बनाई जाएगी तो पूरे राजस्थान के हम लोग ऐसे 4-5 जिले चुनेंगे जहां पे हम 10-10 हजार 12-12 हजार बच्चों करके हम 35-40 हजार बच्चों को अल्पाहार का एक प्रोग्राम चालू करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलंद जिलावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। ठीक है, ललित जी इधर सरकार एक बात है यार, लो लो यार बहुत यार, कंधे पे मत रखो, बच्चा श्री मेरे को भेज दे। संत श्री रोहित जी नागर साहब, हमारे एक विद्वत संत नीचे विराजमान हैं, सत्यनारायण जी मौर्य साहब, और माननीय मदन बिलावर जी, हमारे जिला प्रमुख जो चोपड़ा जी जयपुर से आई है, और टोंकवाली सरोज जी बंसल व्यापार संघ के अध्यक्ष पर पधारे हैं, सुभाष गोयल जी, मोतीलाल जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पर विराजमान हैं, अध्यक्ष ना कोई हमारा प्रमोशन नहीं हो तो कम से कम इनका प्रमोशन तो कर दो। मुकेश जी मेघवाल जो कोटा के जिला प्रमुख हैं, इंद्रजीत सिंह जी झाला कोटा के देहात के प्रभारी हैं, प्रेमजन जी गोचर साहब जिलाध्यक्ष कोटा देहात, कृष्ण गोपाल जी उप जिला प्रमुख, श्रीमती कलावती मेघवाल प्रधान पंचायत समिति खैराबाद, जयवीर सिंह जी प्रधान सांगोर, हेमंत यादव प्रधान लाडपुरा, स्वाति मीना प्रधान पंचायत समिति खैराबाद, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो श्रीमती सूरज बाई। अच्छा ये बात बताओ, आप गोलमा का नाम कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। और मैं निवेदन करूंगा सूरज जी जरा खड़ी हो जाए। ये सूरज जी ने, ये मदन जी की धर्म पत्नी है। मदन जी इनको आगे नहीं आने देना चाहते, मैं आगे ले आया तभी तो गोलमा को यहां तक जानते, पाटलिपुत्र तक। भाई हो मदन जी के क्षेत्र में यहाँ मैं पहली बार आया हूं, इनको 7 वर्ष हो गए। मेरा इनका रिश्ता बहुत कम लोगों को पता है। मोटू जी, मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, और ये वहां बीकानेर कॉलेज के पास ही इंजीनियरिंग कॉलेज थी, उसमें पढ़ते थे। मैं पढ़ के निकल गया था तभी आए थे। हमारे वहां उस समय
मैं मेडिकल कॉलेज के 4 छात्रावास हुआ करते थे, उसके मध्य में संघ की एक शाखा लगाया करता था। और उस समय देश भर में मेडिकल कॉलेज की गुणात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अच्छी शाखा थी। मैंने एमबीबीएस कर लिया तो उसको संघ के अधिकारियों ने माननीय मदन जी को संभाला दिया। तो यूं गहरा रिश्ता है। एक आपको ये भी पता नहीं होगा कि राम मंदिर का जब आंदोलन चला था तो मदन जी ने प्रतिज्ञा ली। ये तो पता है आपको कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद में बांट जाओ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। बिल्कुल रोक लो, बिल्कुल रोक लो। भगवान राम की कृपा हुई, भगवान राम का विशाल भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया तो मदन जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके लिए मैं मदन जी के लोगों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मदन दिलावर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और हम वहां ये भी और मैं भी कुछ ऐसा खटका झटका करते हैं जो पुलिस को हमें गिरफ्तार करना ही पड़ता है। तो राम मंदिर के आंदोलन में हम साथ जेल गए, साथ में संघ की शाखा पर रहे, साथ में वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री रहे, साथ में भजनलाल जी की सरकार में मंत्री हैं। और ये जो मंत्रियों को बंगला आवंटित करते हैं उस कमेटी का चेयरमैन मैं हूं। तो मैंने भी वहां बड़ा सा बंगला ले लिया। तो मैंने कहा मदन जी बगल में आ जाए तो इनको भी बड़ा सा बंगला दे दिया। बुला के आगे से कह के मैंने मदन जी मैं आपको एक दे रहा हूं, भाई साहब अच्छा तो है ना, देख लो। तो वहां रहते हैं लेकिन मेरे पास बंगला नहीं है। बड़ा प्यार छोटे भाई का रहता है। और इस समय में राजनीति में जो संस्कार हमने हमारे संगठन से लिए हैं, विचार परिवार से लिए हैं, संघ की विचारधारा जो रग रग में भरी हुई है, उनको उनका पालन ये करते हैं। इसके लिए मैं बहुत इनसे प्रसन्न हूं और आप सब तो प्रसन्न हुई कि जो एक संस्कारवान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आपको मिला है। ऐसा कार्यकर्ता राजनीति में संस्कारवान बना रहे, बड़ा आज के जमाने में मुश्किल का काम है। अब मैं आया तो परसों उन्होंने फोन किया था, मैं पदयात्रा रख रहा हूं मेरे गांव में। पहले ये विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम रखते थे। जब मैं सांसद था तो मैंने भी चालू कर दिया सांसद आपके द्वारा। तो जनता के घर जाते थे, समस्या सुनते थे, समाधान करते थे। अब इनका 3 दिन का कार्यक्रम है तो मैं भीलवाड़ा था कि आपको आना ही है। तो पहले तो मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन आप मदन जी जिद्दी हैं, इसको भी अच्छी तरह जानते हो, सब मेरे से ज्यादा जानते हो। तो फिर मैंने पूछा कहाँ आना है, कि जुलमी गांव में आना है। जुलमी है ना? तो मैं कल से ही सोच रहा हूं गांव जुलमी कैसे हो सकता है। और उस जुलमी गांव में
हमारे मंत्री जी 3 दिन तक अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और पिछले कांग्रेस के राज में 50 साल तक जो यहाँ की जनता के साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म से मुक्ति दिलाने का काम इन्होंने 7 साल में किया होगा और आगे भी करेंगे। अब देखो, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन खोई हुई नदी को कोई नहीं निकाल सकता। बहुत वर्षों से सरस्वती नदी की खोज हो रही है। अपना जो थार क्षेत्र है, बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां सरस्वती नदी की खोज हो रही है। तो यहां आकर पता लगा कि पाटली नदी में साक्षात भागीरथ बन के मदन जी ने पाटली नदी को प्रकट कर डाला। ये क्या होता है? जुनून। कोई चीज पता लगी तो उसमें घुस जाना और उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचने की आदत माननीय मदन जी की है। अब मैं बैठा बैठा इनके नाम का विश्लेषण कर रहा था। मद न, जिसमें मद नहीं हो, दिल लावर है जो दिलदार हो, जो दिल वाला। और तो ऐसे दिल वाले मदन जी हमारे मित्र हैं, तो उनके आदेश को, उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। लेकिन मेरे को यहां मिला है कि मदन जी विकास के काम के साथ साथ सर्व समाज में, सर्व वर्ग में, अब मेरे को जवान भी दिखते हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं, ऐसा परिपूर्ण कार्यकर्ताओं का झुंड अगर है, मेरे को देखने को मिला है, तो यहां पाटली नदी के किनारे पर मिला है। विकास को पसंद करने वाले, मेरे पास भी छोटे मोटे काम इनके पड़ते हैं, ज्यादा नहीं पड़ते, मेरे ज्यादा पड़ते हैं। अब मैं कहीं चला तब लोगों ने कहा साहब 600 प्रिंसिपल की लिस्ट निकल गई, अपना तो एक भी नाम नहीं आया। मान के मैं ठेठ जा रहा हूं, 10-12 तो जुड़वा ही दूंगा। उसमें बहुत कंजूसी करते हैं, क्यों नहीं करते? तो मेरे आने का इतना प्रतिफल तो देंगे ही, लौटने के बाद 3 दिन के बाद मेरी बातों पर विचार करेंगे। अच्छा, भाषणों में इन्होंने कह दिया मैं छोटे भाई हूं, है नहीं? मेरे साथ भी 10-20 आए कि साहब जो मंत्री ये कह रहा है वो आपका काम ही नहीं कर सकता, मतलब यही तो गड़बड़ है। तो जो नीति है, जो सिद्धांत है, उसकी पालना, मैं हालांकि इसकी कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी हैं, वर्ग है, उसके स्थानांतरण की स्पष्ट नीति बननी चाहिए। स्पष्ट। हमारे भारत सरकार में मैं 3 बार लोकसभा, 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं, राज्यसभा का सदस्य रहा हूं। किसी को ट्रांसफर करना हो तो उसकी क्लियर कट नीति इतने साल में होगा। उसमें भी अगर एक जगह 7 आदमी आ गए तो उनमें प्रायोरिटी होगी और प्रायोरिटी के अनुसार वो लगता जाएगा। वहां सरकार के मंत्री ट्रांसफरों में समय खराब नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा समय सरकार का ट्रांसफरों में होता है। मैं मेरी मन की इच्छा जाहिर कर रहा हूं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय, महासमुद्र, और ये महासमुद्र में मदन जी डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत। नीति बने तो ये राज्य के हित में, जनता के हित में, शिक्षक संगठन के हित में, कर्मचारियों के हित में। मैं चाहूंगा अभी कि हम दोनों
जब भी हमारी कैबिनेट होगी तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक नीति स्पष्ट बननी चाहिए। अगर लोगों को पता नहीं था, इन्होंने तो बना भी ली, मैं कब बनाऊंगा ये चिंता बढ़ गई। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि नीति से पहले मेरे 10-20 ट्रांसफर कर देना। इन्होंने आपके यहां वंदे मातरम हम सब कर रहे हैं। 150 साल पहले जिस वंदे मातरम को गाया गया, जिसके गा के देश को आजाद कराया, सूली पे चढ़ गए, लोग शहीद हो गए। उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया, काट छांट की। और आपने बिरसा मुंडा की प्रतिमा यहां लगा रखी है। जिस बिरसा मुंडा ने अंग्रेज राज के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया 25 साल की उम्र में, देश को आजाद कराने का बिगुल बजाकर देश में एक क्रांति ला दी थी। 25 साल के युवक ने उसको आज तक कांग्रेस ने याद नहीं किया। याद किया है तो मोदी जी की सरकार आने के बाद में सर्वोच्च इतने बड़े नेता को याद किया। कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने आगे नहीं आने दिया। वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने 543 रियासतें, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो अलग अपना देश पर बनाना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कठोर परिश्रम करके आंख दिखाने की जरूरत पड़ी वहां आंख दिखाई, जहां प्यार दिखाने की जरूरत पड़ी वहां प्यार दिखाया, लेकिन 543 रियासतों को एक करके ये भारत देश बनाया जहां आप आजादी में अपनी सांस ले रहे हैं। और सुनो भाई, अगर पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते न तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता, न धारा 370 में जम्मू कश्मीर में लगी होती, पूरा अखंड भारत होता। ये जो जितने भी अधिकार 370 के दिए पंडित नेहरू ने दिए, पंडित नेहरू ने दिए, और वो तो जीत करके संकल्पित व्यक्ति के धनी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो कबीलियों को घुसने नहीं दिया, मार के भगा दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पिछले प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन है। वहां लोगों की सांस घुट रही है, वहां लोग कह रहे हैं हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, न पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होता, न पाक में धारा 370 होती, अगर इस देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो हमारा भारत देश अखंड भारत बन जाता। देखो हमारे मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने धारा 370 का मुद्दा उठाया, नहीं सुनी गई, इस्तीफा देके निकल गए। और धारा 370 एक ही देश में 2 झंडे 2 संविधान, और ना मदद दिलावर ना डॉक्टर किरोड़िया वहां का जमीन खरीद के रह नहीं सकता। 2 देश बना डाले पंडित नेहरू ने। उसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और धारा 370 के सपने को पूरा करने वाला कौन था, कौन है? नरेंद्र मोदी। धारा 370 को हटाने का, और पहली बार मोदी जी के आने के बाद वहां आजादी आई है, वहां आतंकवाद खत्म हुआ है, वहां पंचायत के चुनाव हुए। असली लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जम्मू और कश्मीर में आया है।
ऐसी विचारधारा से पार्टी में आए मदन जी, मैं और मंच पर हमारे जितने कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते। अरे मदन जी, आज पदयात्रा निकाल रहे, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, आवश्यकता क्या है? घर घर जाएंगे, राम राम करेंगे, इसलिए कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और कुर्सी हमारे लिए महत्व नहीं रखती, जनता का दुख दर्द क्या है, वही हमारी असली सत्ता है कि जनता को सुख देना, राम राज्य स्थापित करना। हम कुर्सी के लिए नहीं, हम देश के लिए बने हैं, देश की सेवा करेंगे तब तक, तब में हमारे प्राण है, अंतिम सांस तक हमारा विचारधारा का एक ही संकल्प है कि हमारे लिए हमारा देश प्रथम है, सबसे पहले देश है, उसके बाद वो जाति है, पार्टी है, लेकिन सबसे पहले देश है। मैं कल भीलवाड़ा में कार्यक्रम में एक शहीद की मूर्ति का अनावरण के लिए करने के लिए गया था। 1962 में शहीद हुआ और परसों मेरे को उनका अनावरण करने का मौका मिला। 1962 और पूछा तो पता लगा कि तार आया था, केवल तार। शहीद हो गया आपका बेटा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें देश में आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो देश की सीमा पर शहीद होता है, उस शहीद का मेला लगता है और सारी जनता इकट्ठी होती है और सलामी के साथ सम्मान करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। चेहरा देखने को नहीं मिलता था, सीमा पर हमारा जवान जाता था, वहीं शहीद हो जाता था। पिछली सरकारों ने सेना का सम्मान नहीं किया। सेना तो अब भी, राहुल गांधी जी कभी कोई टिप्पणी सेना पे कर देते, कोर्ट का अपमान कर देते, चुनाव आयोग का अपमान कर देते, बेलगाम जवान है, कुछ भी बोल जाते हैं, न कोई मर्यादा है। इसलिए हमने ये शुरुआत की और हमने सबसे बड़ा पैकेज जो साधक देता है, उसके लिए सबसे बड़ा पैकेज देने का काम हमने सबसे पहले भारत में किया है, सैनिकों को, सैनिकों के परिवारों को। और सबसे पहले जब पहलगाम में घटना हो गई थी, तो सारे आतंकवादियों को सैकड़ों किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त करने का काम किया है, तो देश के नेता प्रधानमंत्री ने किया है। आतंकवादी घुस जाते थे, कहीं बम धमाके कर देते थे। 11 साल में एक हुआ है दिल्ली में, सबकी टीटी बंद है। और जो भी इस साजिश के पीछे है, जो भी इस साजिश के पीछे है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, उसका इलाज नरेंद्र मोदी पाताल से निकाल के भी करेगा, इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। तो हम भारत माता के लिए हैं। जिस भारत माता के लिए भगत सिंह, सुखदेव, आजाद ने फांसी का फंदा चुन लिया था, जिस महात्मा गांधी ने उगाड़े तन से बड़ी इतनी उम्र में हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया था, जिनके राज में सूरज नहीं उगता था, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लोकतंत्र का गला कब घोटा गया आपको पता है? 1975 में जब बेबी जेल में रहा था इंदिरा गांधी ने, और आज पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका लोकतंत्र की दुहाई देती है। लोकतंत्र के काले बादल अगर छाए थे तो जब आए थे देश में, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्या क्या अत्याचार हुए थे। नसबंदी के नाम पे लोग खेतों से भी भग जाते थे, कोई ऐसा आदमी बचा नहीं होगा। अत्याचार, अन्याय की पराकाष्ठा,
शोषण, दमन, प्रेस का गला घोट दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। वो आज लोकतंत्र की दुहाई देश में देते फिरे जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़ा कलंक लगाने का काम किया था। मैं आप सभी भाइयों को ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता आपकी किस्मत से ऐसा मिला है जो साक्षात हीरा है। ये बड़ी किस्मती वाले जगह होती है जिनके लिए ऐसे लोग मिलते हैं। हम भजनलाल जी की सरकार में हैं। हमारे यहां कुछ ST/SC के भाई भी आए होंगे। इनको बहकाया जाता है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सबकी जिम्मेदारी थी, जाओ ST/SC के लोगों ने क्या कह दिया, बाबा अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देगा मोदी। और बाबा अम्बेडकर के बारे में क्या किया पंडित नेहरू ने? जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, उसको जब बंबई में चुनाव लड़ रहे थे तो खुद पंडित नेहरू ने जाकर उनको हराया, खुद में। और हम पर आरोप लगाए जिसके कारण 11 सीट हमारी चली गई, लोग बह गए ST/SC के, और कोई नहीं। रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अरे जब तक गरीब का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि हमारी आत्मा तो यही, हमारी विचारधारा तो ये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना काय अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो लाइन में पीछे पीछे खड़ा है उसको आगे बराबरी में लाके खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी। और उसी लाइन पर देश में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की काम कर रही है। गरीब को उत्थान करना, बराबरी में लाना, और जो आर्थिक खाई है उसको कम करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। उनको हराया। ST/SC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं। तो जो बाय द वे ST/SC के लोग यहाँ पर, वो प्रधान आई थी, उप प्रधान ST की, और ये सबसे पहले मीणे बैठते हैं, उनके दिमाग में ऐसा चढ़ाते हैं जो पूछो मत। आप संसद से निकाल कर मैं आपको भेज दूंगा या आप निकाल लेना। पंडित नेहरू ने जब अपना भाषण आरक्षण पे दिया तो ये बोले कि देश में ST/SC को कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए और नौकरियों में तो होना ही नहीं चाहिए। ये भाषण तो रिकॉर्ड पर है, फिर भी हमारे ST/SC के लोग कांग्रेस को माई बाप मान के चलते हैं। गलत। पढ़ा करो, लिखा करो, समझा करो, समझ के काम किया करो। अब जमाना केवल आरक्षण का नहीं है, अब जमाना देश को आगे ले जाने का है। इतना आगे जिसका कोई छोड़ नहीं। जब संघ की शाखा को पकाया करते थे गीत, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हमारा लक्ष्य नहीं है ऐसा। हम तो साधारण कार्यकर्ता, पार्टी ने मौका दे दिया, हम आपकी सेवा करनी है। नहीं चाहिए पद यश कर्मा, सभी चढ़े मां के चरणों में। हम वो कार्यकर्ता हैं जो मां की सेवा के लिए धन भी देने को तैयार है, प्राण भी देने को तैयार है, जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति का भाव हो, जनता की सेवा का संस्कार हो, पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा हो, उस दल के हम कार्यकर्ता हैं। और ऐसे कार्यकर्ता को यहां के लोगों ने विधायक बनाने का मौका दिया है माननीय मदन दिलावर जी को। मैं मदन जी को इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, खुद बहुत परिश्रमी है। मैं तो कभी कभी इनसे सीखता हूं, प्रेरणा लेता हूं।
कि कितना परिश्रम, कितना मेहनत मैं भी करता हूं थोड़ा थोड़ा। मैं भी, ये भी जवान है तो मैं भी जवान हूं। अब भी मैं 74 वर्ष का जवान हूं। आप कितने वर्ष के जवान हो गए? लेकिन ये नहीं चलेगा, आप जो है सूरज जी को पीछे धकेलते हुए नहीं चलेगा। एक दिन में मदन जी के घर चला गया तो ये मिल गई थी मेरे को यहाँ बंगले पे, तो मैंने बहकाने की कोशिश कर पर बहकी नहीं। मैंने कहा मैंने तो गोलमा को एमएलए मंत्री तक बना दिया, आपको घर से ही बाहर नहीं निकलने देते। तो मैं मदन जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पूरे कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को, कि आपकी यात्रा सफल हो। आप जनता की सेवा करने में सफल हो। जिस इरादे से हम राजनीति में आए उस जनता को हम संतुष्ट कर पाए। और जैसा कि दिलावर जी भाषण दे रहे थे कि पहले यहां कहीं सड़क नहीं दिखती थी, स्कूल नहीं थी, शिक्षा नहीं था, न पानी की व्यवस्थाएं थी, न बिल्डिंग था, कुछ भी नहीं था। एकदम जिसको डार्क जोन बोला जाता था वो था। उसको सरसब्ज करने का, पूर्ण तरह विकसित करने का काम माननीय मदन दिलावर जी ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे विभाग से इन्होंने भी, मैंने इनको 3 करोड़ रुपए दिया है। 3 ये तो बहुत कम है। पौने 3 बोल गया तो 25 और दूंगा। मेरे पास है डांग एरिया, डांग का, तो डांग के गांव में जो काम और कृषि है उसके सब आपदा भी मेरे पास है। किसी का मकान टूट जाए, किसी की फसल नष्ट हो जाए, किसी का कमरा मकान गिर जाए, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, जन धन हानि हो जाए, सबका पैसा देने की मेरी जिम्मेदारी है। यहां से प्रस्ताव गए होंगे। अतिवृष्टि के कारण, नदियों के उफान के कारण, कहीं पानी भर जाने के कारण जो भी कोई नुकसान हुआ है उसका हम आपदा प्रबंधन से पैसा देंगे। यहाँ के किसानों को मैं भरोसा देना चाहता हूं। 2 तरह से देंगे, एक प्रधानमंत्री आवास, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा के जरिए। जिसने बीमा कराया उसको, और जिसने बीमा नहीं कराया है और उसको आपदा प्रबंधन विभाग से जो भी नुकसान हुआ है 33% से ऊपर फसल का, उसको पैसा देंगे। किरोड़ी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किरोड़ी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का पशु मर गया हो, गांव में मकान किसी का टूट गया हो, कच्चा पक्का, सबका पैसा। वैसे तो मदन जी अपने आप में बहुत कॉन्शियस हैं, इन्होंने सारे प्रस्ताव भिजवा दिए होंगे, लेकिन इसमें जो भी एक और मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं, भूल गया मैं व्यक्ति से देना चाहता था। एक हमारे पास है स्टेट फंड मिटिगेशन प्रोग्राम, उसमें बहुत पैसा है। जैसे ये नदी है, इसका कहीं माना बहकर नुकसान करती है तो बड़ा पक्का इसका जो दीवार करते हैं, या ऐसा कहीं पानी का निकास या पुलिया, ऐसी कोई चीज जो परमानेंट स्ट्रक्चर जो पानी को रोके और नुकसान ना हो, उसके लिए हम 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जितना भी पैसा भेजोगे वो पैसा भी मैं आपके इलाके में दे दूंगा। पहले 3 करोड़ मिला, 3 करोड़ कहा था, उसको 3.5 कर दूंगा। और मैं गाइडलाइन भेज दूंगा मदन जी को, मैं गाइडलाइन भेज दूंगा स्टेट फंड मिटिगेशन प्रोग्राम की, वो देख लेंगे उसमें जो जो भी फिट होता है तो 3.5 करोड़ क्या 30 करोड़ दे दूंगा। लेकिन आज यार मेरी बात सुनो भाई सब कार्यकर्ता, मैं आपसे प्रार्थना करके जाता हूँ, वास्तव में एक भी मेरे मास्टर का ट्रांसफर नहीं किया। प्रिंसिपल का किया है 10-20 का, और वो एक डेपुटेशन पे करते हैं ना, कोई बाड़मेर में पढ़ा, कोई जैसलमेर राम, मेरे को डेपुटेशन प्रोग्राम है बंद है, वो लिस्ट लेके आते हैं, लंबी साहब इतने हो गए, मैंने कहा हमारा तो हो नहीं रहा, कैसे करे। तो एक बार इतना आप इनको फरमा देना, यात्रा में कोई कान में कौन
किनकी जाना मानते हैं भाई, जरा हाथ खड़ा करो। आपकी तो आप उनके कान में कहते हैं ना मेरे को कुछ नहीं कराना, मेरे को तो ट्रांसफर वो भी नहीं 10-20 ज्यादा ही कराना है। ये दोनों भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको थमा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। 1 करोड़ काय के लिए? हाँ मैं एक ट्रांसफर करने 1 करोड़ रुपए विकास कर दूंगा। कहीं काट पीट कर कोई वीडियो वाला जारी कर दे 1 करोड़ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्टाफ का निजी मेरे स्टाफ का कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं है। मैं भी 2-4 किलोमीटर चलता, मेरी आदत है चलने की। सुबह घूमता हूँ 5-6 किलोमीटर। पहले मैं 69 से 91 तो रोज संघ की शाखा लगाया करता था। फिर राजनीति में आ गए तो शाखा जाना भूल गए, तो 4-5 किलोमीटर घूम लेते। आपकी यात्रा सभी की शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम।